Yes, namaskar students to all the Alpha Engineer students, class 12 students who are studying the electric charges and field through your own made JEX JEE channel dedicatedly for our JEE students। और बच्चों एक बहुत ही अच्छा सीरीज आप लोगों के लिए निकाल रखा है जिसका नाम है अल्फा इंजीनियर्स। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये शॉर्ट वीडियो सीरीज है जिसमें हम हाफ एन आवर में उस टॉपिक के रिलेटेड वो क्वेश्चंस करते हैं जो कि हमें टॉपिक का कंप्लीट आइडिया दे देते हैं, टॉपिक को कंप्लीट समझा देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो टॉपिक आप लोगों का पढ़ा हुआ हो, उसको समझा हुआ हो, बस उसकी एप्लीकेशन, उसका यूज, उसको इंप्लीमेंट करना, वो सारा पार्ट हम इस सीरीज में कवर अप कर रहे हैं। एंड दिस कम्स टू द 6th लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। देख लो, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का ये 6th लेक्चर है और इसके अंदर हमने 5 लेक्चर में क्या क्या किया सर? हमने कूलॉम्स किया, सुपरपोजिशन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड किया, उसका सुपरपोजिशन किया, डाइपोल को हमने स्टडी किया, डाइपोल के बाद भी हम फ्लक्स पर आए, फ्लक्स के बाद हम गॉस लॉ पर आए और आज हम आ गए हैं गॉस लॉ की एप्लीकेशन पे। ठीक है, ठीक है। तो समझने की बात यह है कि अब जैसे मैं नेक्स्ट लेक्चर लाऊंगा तो वो होगा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि कई क्वेश्चंस मुझे लगे कि जो कि अभी भी इंक्लूड नहीं हुए हैं इस चैप्टर के, तो वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो ऐसे करके ये 7 से 8 लेक्चर में एक क्लास जो कि हाफ एन आवर का हमने लिया है, फिर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ा देंगे ताकि हम इसके पूरे पार्ट को कवर अप कर पाए हमारे जेई से पहले पहले। तो इसके अंदर बच्चों अगर मिलाकर भी हम देखें ना, 15-15 क्वेश्चन भी अगर हम एक एक क्लास का भी देखें तो बहुत सारा एक क्वेश्चन बैंक रेडी होता है। इसी तरीके से प्रैक्टिस बढ़ती है क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मैं सेलेक्ट करके ला रहा हूं कि हाँ ऐसा टॉपिक, ऐसा पार्ट, डायरेक्ट कंसेप्ट पूछते हैं। बेस्ट क्वेश्चंस है, बढ़िया क्वेश्चंस है, आप लोगों को इसको प्रैक्टिस करना है। मुझे श्योर है कि आप सब इसको कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी कोई भी फीडबैक है डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट कर दे। चलो आ जाओ तो भाई, आ जाओ भाई। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ आज का हमारा पार्ट है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एंड इफ आई टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ ना यार, इफ आई टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ ना, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी में आने वाला टॉपिक है। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि गॉस लॉ की एप्लीकेशन पे तो क्वेश्चन पूछा ही जाना है। फ्लक्स पे पूछा जाना है या गॉस लॉ पे पूछा जाना है या उसकी एप्लीकेशन पे पूछा जाना है। ठीक है सर, मान लिया। अब पहला ले लेते हैं हम, पहला ले लेते हैं हम सर इलेक्ट्रिक फील्ड। यार वही तो निकालेंगे, ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज्ड, क्या लिख दूं, क्या लिख दूं, वायर लिख दूं, क्या वायर लिख दूं या थ्रेड लिख दूं? क्या इसी का तो किया था, कितना आसानी से कर दिया था आप लोगों ने कि सर हमने एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर माना था, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज्ड वायर माना था, उसकी सरफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा मानी थी, इसकी एक गॉसियन सरफेस हमने अज्यूम किया था। कैसा था गॉसियन सरफेस, याद आ रहा है? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम किया था। आपने कहा था इस पी पॉइंट पर फील्ड निकालो, पी पॉइंट के लिए डिस्टेंस बताओ पी पॉइंट का, तो मैंने कहा था आर मान लो, और उससे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी थी। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी याद है? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जिसको हम एक फॉर्म में और लिखते हैं 2k लैम्डा बाय आर, इफ यू पीपल रिमेंबर। बता दो ये बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज्ड वायर या थ्रेड, इस तरीके से इस फॉर्म में आएगा। तो एक बात और पूछ लूं क्या कि सर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में आप ग्राफ बनाते हो वो कैसा होगा? सर ई और आर इनवर्स है। इनवर्स का ग्राफ तो हम जानते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप बना देंगे। बोलो क्लियर है ना, बोलो क्लियर है ना। दूसरी बात सर, दूसरी बात, तो दूसरी एप्लीकेशन सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज्ड व्हाट सर? शीट। अच्छा शीट, शीट मतलब प्लेन, प्लेन मतलब 2D, 2D मतलब सिग्मा। क्या क्या बोल दिया मैंने? 2D मतलब सिग्मा। सर ये चार्ज्ड है, यस ये चार्ज्ड है,
इसके लिए निकालना है गॉसियन सरफेस, तो आपको लेट करना ही पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? सर प्लीज लेट वन गॉसियन सरफेस which is again a cylinder and to find the electric field at this point, let's say P, what is the value sir? What is the value of electric field? Let me know. Sir electric field is very easy ना, sigma by 2 epsilon naught. सर वेक्टर है, हाँ वेक्टर है, तो मान लेता हूं इधर n कैप है, n कैप की डायरेक्शन में कितना जरूरी फॉर्मूला है ना, ये शीट वाला कितना जरूरी फॉर्मूला है ना, बार बार आता है। और एक गजब बात हम इधर से अंडरस्टैंड करते हुए चलते हैं कि E और R के बीच का ग्राफ इस वाले पार्ट के लिए सर इंडिपेंडेंट होता है। इस E के फॉर्मूले में तो R आ ही नहीं रहा। यस वी एग्री इट इज इंडिपेंडेंट। याद हो गया ना? याद ही था, मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं बस। बच्चों ये समझना पड़ेगा कि तुम्हारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाला टॉपिक हो गया है, तुम सबने ये पढ़ा है, ठीक है, पढ़ा है, और उसके बाद तुम लोग इस एप्लीकेशन पे आ रहे हो। दिस वीडियो इज वेरी बेनिफिशियल, मजेदार तुम्हारे लिए ही होने वाला है, वो पक्की बात है, ठीक है। अच्छा आ जाओ, तीसरी बात ले लेता हूं। तीसरी बात क्या है सर? तीसरी बात है सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड शेल, अरे मतलब स्फेरिकल शेल, हाँ शेल। फिर सॉलिड भी दे लेना है, दो ही चीजें ले ली हैं, शेल और सॉलिड, शेल और सॉलिड। तो मैं सीधा ग्राफ से समझा दूं तो तुम्हें दिक्कत तो नहीं होगा, आई थिंक नहीं होगा, शेल में दिक्कत नहीं होगा तुम लोगों को। E और R के बीच का ग्राफ बनाऊंगा, इससे ही समझा दूंगा, बहुत आसानी से समझा दूंगा कि सर ये शेल माना, ठीक है, और शेल के अंदर, शेल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना ये तो बहुत जरूरी कंसेप्ट है ना कि सर फील्ड E अंदर से लेके सरफेस तक जीरो, सरफेस पे होता है, सरफेस पर वैल्यू है, which is what is the value at surface now? सर E is equals to, हमें याद है ना फॉर्मूला, KQ by R स्क्वायर। सरफेस पर डिस्टेंस R हो जाता है, इसका रेडियस R है ना, फिर ठीक है। और सर आउटसाइड, ये तो सरफेस आपने बताया, आपने कहा इनसाइड जीरो होता है, ओके वी एग्री। और बाहर जाते हैं तो डिक्रीज होता है, तो डिक्रीज होता है तो E आउटसाइड कितना होता है? सर E आउटसाइड होता है KQ by स्मॉल r स्क्वायर। एग्री और नॉट बच्चों? बहुत आसानी बात है यार, बहुत आसान सी बात थी, स्फेरिकल शेल। अब मैं इसी में केस ले लेता हूं जिसमें ही तुम लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम आता है, विच इज सॉलिड स्फेयर। याद है ना, सॉलिड चार्ज्ड स्फेयर, चाहे वो मेटालिक हो, चाहे नॉन कंडक्टिंग, चाहे कंडक्टिंग, चाहे नॉन कंडक्टिंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, इसमें थोड़ा सा मैं तुम्हारा अटेंशन चाहता हूं। सर क्या लिया आपने? मैंने माना एक चार्ज्ड बट सॉलिड, नॉट हॉलो ना, हॉलो नहीं है, शेल नहीं है सर, ये तो चार्ज्ड सॉलिड है, सॉलिड, रेडियस माना R, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, रेडियस मान लिया R, ठीक है सर। अब इसके इनसाइड भी होगा, इसकी सरफेस पर भी होगा, इसके आउटसाइड भी होगा, और इसके अंदर सर इसका क्या मानेंगे? इसका मानेंगे रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मानेंगे ना इसका तो आप क्या लेट करोगे? यू लेट दी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और नॉट, इसमें तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मानना पड़ेगा ना, ठीक है सर। सॉलिड चार्ज स्फीयर के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमने रो मान लिया, ओके, तो इनसाइड आउटसाइड एंड ऑन द सरफेस, ठीक है। आउटसाइड से शुरू करता हूं, आसानी से शुरू करता हूं, आसान वाली बात से। सर E आउटसाइड बताइए, वही सेम चार्ज की फॉर्म में लिख रहा हूं पहले, K चार्ज कितना है इस पे, Q अपॉन पॉइंट का है, पॉइंट ये रहा बाहर, कितना दूर है? सेंटर से R दूर है सर, सेंटर से वो पॉइंट R दूर है, याद रखना रेडियस कैपिटल R और उस पॉइंट का डिस्टेंस छोटा r मानते हैं हम, KQ by R स्क्वायर, ठीक है। अब Q को रिप्लेस कर सकता हूं ना रो से,
सर Q इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम, Q इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम। देखो करके दिखा रहा हूं मैं तुम्हारे को, K को भी लिख रहा हूं 1/4 एप्सिलॉन नॉट, Q को लिख रहा हूं रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, आर तो रेडियस से लिखना पड़ेगा, इंटू आर स्क्वायर, ये जो एज इट इज है। तो E आउटसाइड क्या आता है, एक तो ये याद ही कर लिया, ये तो आसानी से याद हो गया तुम्हारे को, 4 पाई से 4 पाई काटना, बस इतना ही कटेगा ना, सही है। तो रो कैपिटल आर का क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये यार ये है शानदार बात, रो की टर्म्स में, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में, डेंसिटी की टर्म्स में ये। फिर सरफेस का ले लो, E सरफेस पे ले लो, सरफेस पे क्या लिखेंगे सर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिखेंगे सरफेस पर, सेम सेम सेम, कुछ भी नहीं चेंज हुआ। अब सर इसको डेंसिटी बनाना है, इसको हमें डेंसिटी बनाना है, तो 4 पाई आर क्यूब वो लिखेंगे, एक आर स्क्वायर। तो देखो क्या बनने वाला है, मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ना, ये वाला फॉर्मूला भी क्लियर है, यस ये क्लियर है। अब लास्ट पॉइंट ले रहा हूं, इनसाइड ले रहा हूं, इनसाइड ले रहा हूं, फिर हम क्वेश्चंस पे चल रहे हैं बच्चों, फिर क्वेश्चंस पे ही आ रहा हूं बस। इनसाइड क्या लेंगे सर, के पर अब की बार क्यू डैश, चार्ज चेंज हो गया ना इनसाइड, डिस्टेंस कितनी मानी आर स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी मानी आर स्क्वायर। अब इस क्यू को लिखना पड़ेगा ना कि ये चार्ज खुद कितना है, मतलब इनसाइड तुमने पॉइंट माना है, मान लो आर, ये रहा वो पॉइंट P, इसका डिस्टेंस R, तो चार्ज भी तो इतना ही लेना पड़ेगा बस। इस स्फीयर के अंदर जितना चार्ज आया है, अब की बार इस स्फीयर के अंदर जितना चार्ज आया है वो चार्ज ही तो हमें इंक्लूड करना पड़ेगा या नहीं, वही चार्ज इंक्लूड होगा कि नहीं ये बता दो मेरे को तो बस। यस करेक्ट है, करेक्ट है। तो फिर E इनसाइड कितना आ जाएगा, E इनसाइड कितना आ जाएगा, तो वो इसी में देखो, इसी फॉर्म में बदलो, रो स्मॉल आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। सर एक तो ये फॉर्म, और एक इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, चार्ज की फॉर्म में तो लिख सकते हैं, लिखूं के जो भी चार्ज है टोटल Q, एक स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, नहीं कैपिटल आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब। ये फॉर्म बनेगी जब इस चार्ज को हम लिखेंगे। ये जिसने याद कर लिए 2 केसेस, इसके अलावा और कोई केसेस नहीं आएंगे, इसके अलावा और कोई केसेस नहीं आएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ कुछ बातें जो है तो वो रिंग की बात है, रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पर, वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, वो फॉर्मूला याद होना चाहिए सिलेंडर के कारण। और एक किसी आर्क के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं तीनों फॉर्मूले अभी बताऊंगा, बट मैं चाह रहा हूं कि पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट कर दें, नहीं तो इतना सारा फॉर्मूला फिर तुम्हारे को कंफ्यूज करता है। यहां कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, यहां पर बस तुम्हारे को रो वाले ये फॉर्मूले याद करने, अभी याद हो जाएंगे जैसे ही इसकी एप्लीकेशन यूज करूंगा, ठीक बात। तो पहले क्वेश्चन कराऊंगा, फिर बात करूंगा तुमसे आगे। ये रहा क्वेश्चन, इन फिगर ए an electron is shot directly away from the uniformly charged plastic sheet at a speed vs, मतलब ये एक शीट है, समझ में आ गया, यूनिफॉर्मली चार्ज शीट, समझ में आ गया, ठीक। नॉन कंडक्टिंग फ्लैट एंड वेरी लार्ज, द फिगर बी गिव्स द इलेक्ट्रॉन वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट वर्सेस विद टाइम। देखो क्या हुआ, जब तुमने वीएस वेलोसिटी इसको दी है तो ये Vs से ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, पर प्लस तो इसको खींच रहा है, तो ये रिटार्ड कर रहा है, तो ये कुछ देर बाद आके रुक गया। देखो वेलोसिटी 0 हो गई, हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो गई, और फिर वापस नीचे खींचा तो बढ़ गई। क्या ये ग्राफ भी सही बनाया सर? अच्छा बनाया ग्राफ। तो अब पूछा क्या है सर, व्हाट इज द शीट सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब सिग्मा बता दो, ठीक है क्या। तो ये यहां से गया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है सर Vs, सर फाइनल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी हो गई, 0 हो गई। सर कितनी देर में पहुंचा, ये रहा टाइम T0,
और एक्सेलरेशन कितना है, बस वही खेल है। सर इस पे एक फोर्स लगा रही है शीट, तो करना क्या होता है, याद आ गया ना, एक्सेलरेशन के केस में क्या करते हो तुम लोग, ma बराबर QE, मतलब E E। एक्सेलरेशन क्या लिखूं, E। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लिखे, शीट के लिए, शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसको याद आ रही है, अभी अभी फॉर्मूला याद कराया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट याद कराया था, वही लिख दूं फिर मैं, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन m भी ले आऊं ना यार, नीचे m भी तो लाना पड़ेगा a के लिए, तो एक्सेलरेशन भी आ गया, सारा आ गया। अब इक्वेशन यूज कर सकता हूं क्या मैं, याद आ रही है इक्वेशन सबको, 0 बराबर vs, ये माइनस का है एक्सेलरेशन, ध्यान रखना, रिटार्डेशन है भाई, ये रिटार्डेशन है, तो E सिग्मा 2m एप्सिलॉन नॉट इंटू टी नॉट। तुम्हें क्या चाहिए था, तुम्हें क्या चाहिए था, सिग्मा, तो बाकी सबको उधर लेके जाओ, 2m एप्सिलॉन नॉट vs अपॉन e टी नॉट, ये होगा सिग्मा, यही आंसर है। कहां है आंसर, तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसका आंसर आगे की शीट में मिल जाएगा, ये देख लो, मैच कर लो। मतलब कंसेप्ट यही यूज करना पड़ता है सर, चार्जेस में ma को बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के, इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के। चलो बताना अब आगे, ये वाला पढ़ते हैं, आसानी से पढ़ते हैं, अभी बना के आए हैं ऐसे ग्राफ, कुछ नया नहीं है। अ चार्ज पार्टिकल इज हेल्ड एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेल, तो मैं बना लू फटाफट, शेल बना लू क्या सर, शेल बना लो आप फटाफट, और शेल पे, हाँ सॉरी, इस पे चार्ज पार्टिकल इन्होंने कहां रखा है, ऐसे बोला है सेंटर पे, तो यार अगर इसकी सरफेस पर भी होता तो इट इज अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड एट सेंटर, इट इज अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड एट सेंटर। द फिगर गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द रेडियल डिस्टेंस आर, है ना, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द शेल, तो वो तो कैलकुलेशन की बात है, पर पूछा है ये डायग्राम, ओके, इस डायग्राम से हमें क्या करना है, फॉलोइंग E का R के साथ पूछा है, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द शेल पूछा है हमसे, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द शेल हमसे पूछा है। अब देखो इस डायग्राम को एक बार पढ़ना पड़ेगा, डायग्राम क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, तुम्हें डायग्राम थोड़ा सा क्लियर हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियली तो जीरो थी, इनिशियली तो जीरो थी, और होगी भी, कहां तक होगी सर, सेंटर से लेकर सरफेस तक जीरो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस तक, फिर सरफेस के बाद डिक्रीज करेगी सर, सरफेस के बाद डिक्रीज करेगी, हाँ अब देखो डिक्रीज तो कर रही है, सरफेस के बाद डिक्रीज तो कर रही है, पर उसके बाद फिर जीरो हो रही है, मतलब शायद शेल के अंदर एक और शेल है, मतलब शायद शेल के अंदर एक और शेल है, तभी तो दूसरे शेल के फिर बाहर आया, तब वापस डिक्रीज करने लगी, तो इधर ऐसा माना मैंने एक और शेल है, क्लियर है, तो ये अंदर आ गया। A charge particle is held at the center of the spherical shell. The following figure gives the magnitude of electric field E versus radial distance R. What is the net charge on the shell? What is the net charge on the shell? तो देखो शुरुआत में जीरो, फिर हुआ डिक्रीज, फिर हो गया जीरो, और फिर जब सरफेस पे कहीं आया तो फिर हो गया डिक्रीज, ठीक है। इसका मतलब इसके शेल के अंदर शेल है, तभी उस वाले पॉइंट पर भी वो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, क्लैरिटी है इसमें। फिर अब हमें क्या निकालना है, चार्ज, नेट चार्ज ऑन द शेल निकालना है। तो नेट चार्ज कैसे निकलेगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड से ही निकलेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू कितनी है 10, ठीक है, और इसके सामने वैल्यू कितनी है 8, तो अब तुम्हारे को बस यूज करना है फॉर्मूला, कोई दिक्कत ही नहीं अब तो सर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है, और डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ क्यू, सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ क्यू। तो पूरा बता दिया है, बस सॉल्व करना है तुम्हारे को इसको, आसान क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किया था वैसा का वैसा। अब आगे आ जाओ,
The figure shown above shows three situations involving a charged particle and a uniformly charged spherical shell. The charges and the radii of the shell are indicated in the figure. If F1, F2, F3 are the magnitude of the forces on the particle due to the pressure of the cell in the situation 1, 2, 3, then ठीक है, मेरी बात सुनो, तुम्हारे को मैं समझाता हूं क्वेश्चन। ये शेल दिख रहा है, इसका रेडियस दिख रहा है 2r, इस पे पता है कितना चार्ज है 5q, ये तो रीड हो रहा है ना। अब एक पॉइंट पकड़ना तुम, ये रहा सर वो पॉइंट, ये वो लाइन दिख रही है, इस पर एक चार्ज रख दिया 6q। ध्यान देना इस शेल के अंदर आ गया ये चार्ज। इतनी सी बात देखकर तुम आगे बढ़ जाओ कि ये d डिस्टेंस 2r से कम है, दिख गई। अब आगे वाला तो तुम खुद ही पढ़ लोगे, अब मैंने सब समझा दिया। सर ये चार्ज शेल, इस पर चार्ज -4q, इस पे देखो चार्ज है ना 2q और वो उससे बाहर है, उसकी d डिस्टेंस r से बड़ी है। बताओ, इधर पढ़ के बताओ। सर ये रहा शेल, ये रहा उस पे चार्ज 8q, उसका रेडियस r/2 और r/2 और डिस्टेंस पे रखा हुआ है -q। बस अब पूछा ये है, निकालो मत फोर्स, ये बता दो किसका फोर्स ज्यादा किसका कम। तो जो अंदर है उस पर फोर्स तो 0 हो गया ना मेरे भाई। क्या F1 0 हो गया, क्योंकि E1 0 है, क्योंकि पॉइंट इनसाइड है। क्या बात है, पर ये पॉइंट तो आउटसाइड है सर, इसका निकाल दूंगा मैं, इसकी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दूंगा तुम्हारे को। दिक्कत कहां है, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में तो बहुत आसानी से है। K -4q, माइनस मतलब अंदर की तरफ आ रही है, इस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, माइनस सिर्फ यही बता रहा है, अपॉन सर d², d डिस्टेंस है ना, d डिस्टेंस है ना, सही है। तो सर फोर्स कितना होगा, फोर्स होगा सर ये 2q। अच्छा, इस 2q से ये मल्टीप्लाई करूं, हाँ, k -4q अपॉन d²। बोलो ठीक है। F2 सर सिमिलरली F3, सिमिलरली यू गो फॉर F3 बताओ बाहर कितना चार्ज है सर -q, अच्छा, इंटू k अंदर कितना है सर 8q, अच्छा, अपॉन डिस्टेंस कितनी है सर वही d², वो तो नहीं बदली। तो ये कितना आ गया देखना एक बार, 8k अपॉन d²। ध्यान देना, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करने वाला हूं मैं फटाफट, इधर भी बताना, -8k अपॉन d, ये तो इक्वल आ गए भाई। ऐसा ऑप्शन है, अब 1 तो सबसे कम और 2 और 3 इक्वल, 2 और 3 इक्वल और 1 उनसे कम। ऑप्शन नंबर 3 आंसर, ऑप्शन नंबर 3 आंसर। लेट्स चेक फ्रॉम दी आंसर स्लाइड, 3 आंसर एकदम ठीक है। क्या क्वेश्चन जब समझाया बताओ कितना आसान हो गया कि इस स्फीयर पे चार्ज और चार्ज के अंदर अगर होगा तो फील्ड 0, तो फील्ड 0 तो फोर्स भी 0। मेन बात यूज की है। क्वेश्चन सारे बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे लाए हैं जो कि डायरेक्ट आते हैं। अब ये कंसेंट्रिक, तुम लोगों ने कितनी बार ये क्वेश्चन किया होगा, कंसेंट्रिक थिन स्फीयर्स हैं ये, बार बार ये क्वेश्चंस आते हैं सर। बना देता हूं ABC, ए सबसे बड़ा, ए इसका रेडियस A, दूसरा शेल B, इस वाले शेल का रेडियस B, ठीक है, तीसरा शेल C, इसका रेडियस C, बताओ ठीक है। डेंसिटी लिख दो सर, सिग्मा माइनस सिग्मा सिग्मा। पूछा क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट R, और R कहां है, R कहां है, A से बड़ा, सॉरी A से छोटा और B से बड़ा, A से छोटा B से बड़ा, मतलब R कहीं यहां है, R कोई यहां है कहीं, ये रहा वो पॉइंट R P जिस पे हमें फील्ड निकालनी। ओके, क्वेश्चन पूरा समझा दिया ना। अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखेंगे अंदर वाले की भी, नाम दे दूं क्या, ABC, तो A B C, C वाले की भी, B वाले की भी, A वाले की भी, इस वाले पे देखनी पड़ेगी। फिर फील्ड देख लेंगे और जो आंसर आएगा हम आंसर लिख देंगे। कर दूं शुरू, कर दें शुरू, चलो ठीक है। तो P पॉइंट पर C की इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू C वाला स्फीयर की कितना डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मान लेता हूं x नहीं R तो मान ही ली ना, डिस्टेंस तो मैंने R मान ही ली, छोड़ो छोड़ो, शुरू करो।
के क्यू की जगह लिखूं सिग्मा 4 पाई, किसका रेडियस होगा, सी का ही रेडियस होगा, विच इज सी स्क्वायर अपॉन कितना डिस्टेंस है आर स्क्वायर, खत्म सिग्मा। ठीक है, ई ऑफ बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी होगी, उसके आउटसाइड है फील्ड तो होगी क्या, के कितना सिग्मा माइनस सिग्मा है ना, माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई, क्या लिखूं 4 पाई बी का स्क्वायर, उसका खुद का रेडियस का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी इज 0 बिकॉज सी मतलब ए वाले के लिए नहीं यार, सॉरी ए वाले के लिए, ए वाले के इनसाइड है तो 0 है। अच्छा अब क्या कर दूं, दोनों को ऐड, नेट के लिए तो फील्ड को ऐड ही किया जाता है ना, ऐड किया तो बी तो माइनस का है और सी प्लस का है ऐसा कोई ऑप्शन? अच्छा बी प्लस का लिखा है सी माइनस का लिखा है, वो कारण है, मेरी बात सुनो, हम हमेशा बड़े मैग्नीट्यूड में से छोटा मैग्नीट्यूड माइनस करते हैं, बड़े में से छोटा, और तुम्हारे को पता है बी स्क्वायर का वैल्यू बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बी की बड़ी है सी से, ई बी माइनस ई सी होगा यार, समझ गए तुम मेरी बात? तो बड़े सिर्फ मैग्नीट्यूड की ये बात कर रहे थे ना, डायरेक्शन मत देखो, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखो भाई, तो ई बी माइनस ई सी करना पड़ेगा हमारे को नेट के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ना पी पॉइंट पर, मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ना पी पॉइंट पर वो होगी बड़ा माइनस छोटा। अगर इस माइनस साइन को मत देखो, चलो हटाओ, मैग्नीट्यूड देखो सिर्फ, अब तो क्लियर है ना? ठीक है, 2 नंबर सही आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फीयर विच कैरीज अ चार्ज डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। अच्छा ठीक है, डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है इनसाइड अ स्फीयर, अब स्फीयर बोल दिया, सॉलिड बोल दिया तो होगी सर, वैल्यू तो होगी, अब कितनी होगी, सिर शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फीयर के इनसाइड, फॉर्मूला याद आ गया क्या, रो आर वो पॉइंट अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, अपॉन 3 एप्सिलॉन इनसाइड, और यही अगर सरफेस पे लिखता तो रो कैपिटल आर 3 एप्सिलॉन नॉट, और अगर मैं आउटसाइड लिखता तो लिखता रो कैपिटल आर का स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, नहीं कैपिटल आर का क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर। चेक कर लो एक बार हमारी फर्स्ट स्लाइड से, चेक कर लो भाई फॉर्मूला, भूल गए हो तो ये रहा इनसाइड, रो कैपिटल आर का क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और छोटा आर का स्क्वायर, यही बोला है, जस्ट अभी बोला। ठीक है सर, अब इसको अगर हमें करना हो तो सर फॉर्मूला हमने लिख दिया, रो कितना है सर एल्फा आर कितना है, आर ही है, अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, कौन सा ऑप्शन हो गया, एल्फा आर स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्ट हो गया ना, 3 ऑप्शन नंबर 3 क्लियर है? ओके, इसमें 1 बता रखा है, इसमें 1 बोल रखा है क्या, 1 बोल रखा है, एल्फा इज अ कांस्टेंट इनसाइड। चलो हम मान लो फॉर्मूला लगा दूं इनसाइड का फॉर्मूला लगा दूं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है यार, के क्यू अपॉन इनसाइड का डिस्टेंस है मान लो आर, है ना? ठीक है, और अगर अब मैं क्यू लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा रो और वॉल्यूम लिखूंगा, चलो लिख रहा हूं 4/3 पाई, तो आर क्यू भी लिखूंगा इंटू आर स्क्वायर ही लिखूंगा, ये कट हो जाएगा, के को भी लिख दूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई से 4 पाई भी कट जाएगा, और रो को लिखूंगा एल्फा आर, एक आर है तो आर स्क्वायर अपॉन 3 और वो भी एप्सिलॉन नॉट, यही होगा आंसर। तो
यही होगा आंसर। इसमें गलत लिख रखा है हमने, ये नहीं है आंसर, यही है आंसर। सही है, 1 नहीं है, ये 3 है। 1 नहीं है, 3 है। चलो आगे बढ़ो। अब ये सेम क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं ये, और बढ़िया बढ़िया तरीके से लाया हूं। पहले फोर्स पूछ लिया, अब फील्ड पूछ लिया, और इस तरीके से पूछ लिया। ठीक है, पॉइंट कहां है जहां निकालना है, पढ़ लो। सर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है बस, एबीसी पर। तो तुम्हें क्या लगता है, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सर ए पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। क्यों? क्योंकि ए पॉइंट इस शेल के भी अंदर है और उस शेल के भी अंदर है, तो मैं लिख दूं क्या, ई ए 0 है? लिख दूं? लिख दो। बी पॉइंट पर, इस भार वाले के लिए तो बी पॉइंट पर हो गया 0, क्योंकि ये तो कंसेंट्रिक सेल्स हैं। अब बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, बी पॉइंट पर कितनी लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट पर कितनी लिखूंगा बताओ? बी पॉइंट पर लिखूंगा इस वाले के लिए आउटसाइड है, के क्यू अपॉन, कितना डिस्टेंस है बी पॉइंट का? बी पॉइंट का डिस्टेंस तो ही नहीं तुम्हारे पास, चलो कुछ भी मान लो डिस्टेंस, ए बी। अच्छा, बी का डिस्टेंस दे तो रखा है यार, 3r/2 फ्रॉम द कॉमन सेंटर। ठीक है, वैल्यू दे रखी है 3r/2, तो मतलब 9r²/4। ठीक है, ईबी लिख दिया है मैंने। अब ईसी, अब सी पर तो ये वाला भी देगा और वो वाला भी देगा। देख लो, ईसी लिखने जा रहा हूं अब, ध्यान से देखना। ईसी अंदर वाले के लिए लिखूं के क्यू अपॉन, सी वाले का डिस्टेंस कितना है 5r/2, मतलब 25r²/4। बोलो ठीक है, सही है। उस वाले के लिए लिखूं बी पर, सी पर है ना, बड़े वाले स्फेयर के लिए, तो लिखूंगा माइनस के क्यू अपॉन, कितना डिस्टेंस है बड़े वाले का सी से, तो वो यही है 25r²/4। लो भाई कट गया है। तो सी पर भी 0 आई है मेरी फील्ड, ए पर भी 0 आई है मेरी फील्ड। मेरे हिसाब से ए और सी इक्वल है और बी सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन 3 आंसर है। बोलो बोलो, ऑप्शन 3 आंसर है या नहीं? यही लगता है ना, पूरा सॉल्व करके देखा है ना, सी हमारा 0 आ रहा है ना, 3 ऑप्शन होना चाहिए। लेट्स चेक, सही है, लेट्स चेक। तो ये है 3 आंसर, बता दो, है ना। ये क्वेश्चन देख लो, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर वाला क्वेश्चन आ गया। तो सारे एप्लीकेशन के क्वेश्चंस इसमें लेकर आए हैं आपके लिए, सारा एप्लीकेशन वाला पार्ट, जो जो एप्लीकेशन है वैसा वैसा क्वेश्चन। अब देख लो, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, जेड एक्सिस पे रखा हुआ है, तो जेड एक्सिस पर फील्ड 0 होगी ना। इतनी शानदार बात बोल दी सर, ये जो चार्ज्ड वाला है ना, ये जेड पे रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जेड पे पक्का 0 होगी। तो जेड पे नहीं हो सकती, मतलब ये नहीं हो सकता, मतलब ये नहीं हो सकता। इन दोनों में से आंसर है भाई, दोनों एक दूसरे से दिख भी एक दूसरे जैसे रहे, तो 3 और 4 में से आंसर है बस। अब निकालेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, मुझे याद आ गया, 2k λ/r। आर क्या होता था सर? उस पॉइंट का डिस्टेंस। तो सर वो पॉइंट कहां है? सर वो एक्स एक्सिस पे तो 6 है और वाई पे 8 है, तो कितना लेना है? 6 लेना है, 8 लेना है? सर दोनों का रिजल्टेंट लेना है, दोनों का रिजल्टेंट लेना है। कैसे लेना है समझो मेरी बात। ये रहा चार्ज्ड वायर, है ना, इस चार्ज्ड वायर से वो रहा पॉइंट पी, अरे उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कुछ है, और इसके कोऑर्डिनेट दिख नहीं रहे क्या तुम्हें? ये कितना है 8, ये कितना है 6, तो वो कितना डिस्टेंस होगा? आर कितना डिस्टेंस होगा यार? 10 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी मैंने, 2 के कितना लिखूं? 9 10⁹। लैम्डा कितना लिखूं? दे रखा है मुझे, कितना देखा है? 10/9 नैनो। बहुत बढ़िया, कट भी जाएगा। अपॉन 10 × 10⁻², क्योंकि सेंटीमीटर में 9 से तो 9 काट दिया मैंने, इस 9 से ये 9 भी काट दिया मैंने, 10 से 10 भी काट दिया मैंने, हटाओ चलो, और ये ऊपर गया तो 200। मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 200 वोल्ट पर मीटर। बोलो ठीक है क्या?
उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है मेरी, पर आंसर तो आई और जे में है। मतलब मुझे इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा दो कंपोनेंट में। मुझे तुम लोग इसको रिजॉल्व करवा दो एक्स और वाई में। ई एक्स बता दो कितना है, ई वाई बता दो कितना है। सर आप बस हमें ये थीटा बता दो। ये थीटा वही होगा जो ये थीटा है। ये थीटा कितना है, 8/6 मतलब 4/3 मतलब 53। तो अब तुम्हारा आंसर होना चाहिए ई का ई cos 53 आई कैप प्लस ई sin 53 जे कैप। बोलो अब ई कितना है 200, cos 53 कितना होता है, cos 53 होगा 3/5, 3/5 ये काटना 40, 120 वाला ऑप्शन 4, बाकी 160 तो आ जाएगा, 160 भी आ जाएगा। 4 ऑप्शन, 4th ऑप्शन आंसर। तो अब इसके अंदर आगे बच गए हैं आई थिंक। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन एक बार जल्दी से देखते हैं चलो। 2 कंसेंट्रिक कंडक्टिंग थिन स्फेरिकल शेल ए बी हैविंग रेडियाई दिस एंड दिस और बी बड़ा है, ये तो मैंने बना दिया बी, और फिर एक शेल इसके अंदर और बनाया जो कि है ए। ठीक है, रेडियस तो ये रहा आर ए और उसका रेडियस ये रहा बड़ा वाला आर बी। ठीक है, पूछा गया है द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सेंटर, सेंटर पे फील्ड ए के कारण बी के कारण दोनों के कारण 0, मतलब 0 से शुरू होना चाहिए ग्राफ, मतलब 2 नहीं है, मतलब 4 नहीं है, मतलब 3 यार ये तो बहुत आसान दे दिया, फिर तो 1 है आंसर। समझना मेरी बात सर, सेंटर पे 0 है फील्ड, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, शेल के इनसाइड 0 होती है, 0 होती है, 0 होती है, फिर डिक्रीज करेगी, क्या डिक्रीज करेगी, जब बाहर आ गया इस पॉइंट पर आ गया तो कुछ आ गई, इससे बाहर आ रहा हूं तो इसके लिए तो डिक्रीज करेगी, उसके लिए तो 0 ही है। तो यार एकदम सही है, फर्स्ट वाला ऑप्शन आंसर हो गया। और बी वाले से भी बाहर आ जाओगे तो फिर नेगेटिव में ज्यादा हो जाएगी, फिर कम करेगी। ठीक है, तो ऐसे अब कुछ क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर दिए हैं, पीवाईक्यूज भी इसके अंदर है। अब सारे पीवाईक्यूज में भी यही आया है, चाहे तो चेक कर सकते हो, कोई भी पीवाईक्यूज इसमें हम कर सकते हैं। तो सारे क्वेश्चंस इसी पॉइंट से ही आए हैं इसके अंदर, जैसे कि ये 2025 का ही पीवाईक्यू है, ये 2025 का। तो जो शार्प एज होती है, ये स्फेयर है, इस पे चार्ज है, तो जो शार्प एज है ये क्या है, शार्प एज है, सिग्मा 1 सबसे शार्प है, सिग्मा 3 उसके बाद शार्प है, और 4 और 2 तो एक जैसे ही लग रहे हैं, तो सिग्मा 2 और 4 बराबर है। पर जहां शार्पनेस ज्यादा है वहां एरिया कम है, तो वहां पर सिग्मा भी ज्यादा होगा, सिग्मा ज्यादा होगा, एरिया कम तो सिग्मा ज्यादा, जानते हो ये बात। तो सर सिग्मा 1 सिग्मा 3 से बड़ा है, ए ठीक है, सिग्मा 1 सिग्मा 3 से बड़ा है, सी ठीक है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 से भी बड़ा है, ये भी ठीक है बात, और सिग्मा 3 सिग्मा 4 से बड़ा ये भी ठीक है बात, ये भी ठीक है बात, ये भी ठीक है बात। डी चेक करते हैं, सिग्मा 3 बड़ा है क्या, नहीं है। सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर है क्या, नहीं, बराबर नहीं है। ए बी सी सही है, ए बी सी ओनली, डी ऑप्शन सही है। तो कोई भी पीवाईक्यू की बात करूं, ये पीवाईक्यू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर पे आ गया, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर पे आ गया, लैम्डा दे दिया, नेट फ्लक्स पूछ लिया, आसानी से हो जाएगा। वही क्यूब वाला क्वेश्चन पहले भी मैंने कराया था, ये क्यूब लिया और उसके डायगोनल पे अगर हमने, क्यूब के डायगोनल पे अगर हमने एक चार्ज्ड वायर को रखा है, कहां पे रखा है, डायगोनल पे रखा है, तो क्या होगा वो, सर उसके कारण फ्लक्स होगा, तो फ्लक्स क्या होगा, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस पे लग गया, गॉस में क्वेश्चन करा है, क्यू एनक्लोज कितना है सर, लैम्डा इंटू जो भी ये लेंथ है, कितनी लेंथ होती है ये सर, ये होती है √3a अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये हमें करने हैं, और जो भी अब रिमेनिंग क्वेश्चन इसके रह गए हैं
वो मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आ रहा हूँ। देखो सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं करा पाया, ये मैं भी मानता हूँ, और इसमें कई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मुझे ही डिस्कशन करने हैं, तो उनको मैं मिक्स लाने वाला हूँ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के चार्ज से भी क्वेश्चन ला सकता हूं, तो फील्ड से भी क्वेश्चन ला सकता हूं, तो कुलॉम्स लॉ से भी ला सकता हूं, और सारा मिक्स करके PYQs इंपॉर्टेंट लेकर आएंगे इस चैप्टर की। ठीक है, तो ये क्लासेस बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी ज्वाइन करो। ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों, ठीक है।